प्यारे दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक हाई एंड डिस्टेंस लाए हैं। देखते हैं ये हाई एंड डिस्टेंस आखिर है क्या, ये लोगों को परेशान क्यों करता है। इसकी एक ही वजह है कि इसे जब बनाते हैं हम लोग तो कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति पे आधारित हो जाते हैं, साइन कॉस और टैन का यूज करते हैं। आज उसे हटा दीजिए, साइन कॉस टैन को हमें देखना नहीं है। इसे हम बनाने के लिए एक नया मेथड सीखेंगे जो बहुत ही झटके में, बहुत ही इजी में सिर्फ फिगर बनाएंगे, आपका आंसर निकल आएगा। देखते हैं, लेकिन इसको देखने से पहले हम दो एंगल की बात करेंगे, एक उन्नयन और दूसरा अवनमन कोण। ये उन्नयन और अवनमन कोण आखिर होता क्या है, तो गौर कीजिए। यहाँ पे दो बंदा है, बंदा ए है और ये बंदा बी है। बंदा ए नीचे है और बंदा बी इससे ऊपर में है। अब गौर करें कि अगर बंदा ए नॉर्मल में खड़ा होगा तो बिल्कुल अपने सामने देखेगा इस ढंग से, लेकिन ये बंदा ए अपने फ्रेंड बी को देखना चाहेगा तो स्वाभाविक है नेत्र को ऊपर करना होगा इस प्रकार से। तो जब बंदा ए बी को देखेगा तो जितना एंगल नेत्र ऊपर करना होगा यही कहलाएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण नहीं समझ में आया? अरे यहां पे हम हैं और वो छत पे बैठा हुआ बी है, हम बी को देख रहे हैं तो कैसे देखेंगे? ऐसे, मतलब अपना आंख ऊपर करना होगा या नहीं? तो ये जितना एंगल से बी को देखने के लिए जितना एंगल से ऊपर अपने नेत्र को करेगा या जितना एंगल का ऊपर की ओर कोण बनाएगा वही कहलाएगा उन्नयन कोण। अब पुनः सोचिए कि अगर बी ए को देखे ऐसे नॉर्मल वे में, अगर बी के सामने देखेगा तो बिल्कुल इस प्रकार से, लेकिन अगर बी ए को देखेगा तो अपना नेत्र नीचे करना होगा और जितना एंगल ये नीचे की ओर देखेगा तो यही एंगल कहलाएगा अवनमन कोण। अवनमन कोण मतलब जब वस्तु ऊपर और देखने वाला नीचे हो, नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो यह कोण कहलाएगा उन्नयन कोण। और जब दर्शक ऊपर हो और वस्तु नीचे हो तो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर दर्शक के नेत्र पर जो एंगल बनेगा ये वाला वो कहलाएगा अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण का वैल्यू आपस में बराबर होता है। इसका वजह है कि ये दोनों तो आपस में समांतर होगा तो एकांतर कोण बराबर होगा, मतलब उन्नयन और अवनमन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो ये था हमारा दो उन्नयन और अवनमन कोण। चलिए बच्चों, तो इसमें जो हम बात करने जा रहे हैं या बात बताने जा रहे हैं, तो हाई एंड डिस्टेंस में जब भी आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो उसमें दो ही कंडीशन बनेगा। ये तो आप जान रहे हैं कि जब भी हाई एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम बनाते हैं तो वहां पे समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। जब फिगर बनाओगे तो समकोण त्रिभुज बनेगा और वह समकोण त्रिभुज में दो ही कंडीशन बनेगा, दो ही तरह का समकोण बनेगा। एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनेगा जिसका एक तो 90 होना ही है, ये दोनों जो कोण होगा एक में 30 होगा तो दूसरा 60 होगा और दूसरा केस बनेगा जो दोनों कोण 45-45 का होगा। ठीक है, तो हम पहला केस पे विचार करते हैं। जब भी हाई एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम हम बनाएंगे तो उसमें दो ही केस संभव है। एक वैसा समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जिसका एक एंगल 30 डिग्री का हो, और स्वाभाविक है जब ये 30 होगा तो दूसरा एंगल 60 का होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। और एक बात तो आप जानते ही हैं कि किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ा और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटा होता है। तो स्वाभाविक है कि 30 के सामने वाले भुजा छोटा होगा और 60 के सामने वाले भुजा बड़ा होगा। नहीं, मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज में समान कोणों के सामने वाले भुजा समान और छोटे कोण के सामने वाले भुजा छोटा
और बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ा होता है। तो पहला केस वो बनेगा जिसमें 30 और 60 का कोण होगा, और दूसरा केस बनेगा जिसमें ये दोनों कोण 45-45 का होगा, 45-45 का होगा। अब यहां पे गौर कीजिए कि अगर 30-60 का केस बनेगा तो आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, इसका तीनों एंगल होगा 30 होगा, 60 होगा और 90 होगा। तो ऐसी स्थिति में 30 के सामने वाली भुजा 1 होगा, 60 के सामने वाली भुजा √3, तो 90 के सामने वाली भुजा 2 होगा। ये तीनों भुजा का रेशियो होगा। बिल्कुल इसे आपको याद रखना है। और जब 45-45 का केस बनेगा, मतलब एक एंगल 45, दूसरा एंगल भी 45 और तीसरा एंगल 90, तो ये 45 के सामने वाला जो भुजा होगा वह ए और यह होगा √2, 1 और यह होगा √2। बस कुछ नहीं करना है। जब भी हाई एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम हम बनाएंगे तो यही 2 केस बनेगा। पहला केस बनेगा जिसमें 30-60 का एंगल होगा, 30 के सामने वाली भुजा 1, 60 के सामने वाली भुजा √3 होगा, तो 90 के सामने वाली भुजा 2 होगा। बिल्कुल इसको याद रखना है, यह रेशियो होता है तीनों साइड का। और जब 45-45 का केस बनेगा तो 45 के सामने की भुजा 1, मतलब ये दोनों भुजा बराबर होगा, और 90 के सामने वाला भुजा √2 होगा, जिसको आप कर्ण कहेंगे। बस ये 2 स्थिति का एंगल हुआ और उसका भुजा का अनुपात हुआ, जिसे आपको याद रखना है। बस इतना सा बात आपको रखना है। और एक तीसरी बात आपको याद रखना है कि जो पूछा गया उसका अनुपातिक भाग को ऊपर और वैल्यू का अनुपातिक भाग को नीचे, अब वैल्यू से गुना करते हैं। वैल्यू क्या होता है, गौर कीजिए। अगर इस त्रिभुज में विचार करते हैं, अगर आपसे सवाल वो करेगा तो क्या करेगा, कोई तीनों में से एक भुजा का मान दे देगा, चाहे इसका दे या इसका दे या इसका दे, और दूसरे का पूछेगा, या किसी का वैल्यू दे देगा और कोई भुजा में रिलेशन पूछेगा, यही हमसे सवाल करेगा वो। मान लिया जाए कि आपसे वो सवाल करता है कि यदि ये वाला भुजा 50 मीटर है तो ये वाला भुजा का मान क्या होगा, ये वाला भुजा का मान क्या होगा। ऐसे देखा भी जाए तो बहुत इजी है, ये 2 है ये 1 है, मतलब इसका ये आधा है, मतलब 50 का आधा 25 होगा। लेकिन अगर इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बस क्या पूछा गया है, ये वाला का अनुपातिक मान 1 ऊपर लिख दीजिए। दिया हुआ क्या है, ये भुजा का मान दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू है यही, वैल्यू है 50 मीटर, तो ये वाला का दिया हुआ है, तो इसी का अनुपातिक मान को नीचे लिख दीजिए और यही वैल्यू से गुना कर दीजिए। इतना सा काम आपको करना है, आपका उत्तर निकल आएगा। कितना होगा, 25 मीटर। मतलब यह भुजा की लंबाई कितना होगा, 25 मीटर। नहीं समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। मान लिया जाए कि आपको ये भुजा का मान दे दिया 50 मीटर, आपसे ये भुजा आपसे पूछ डाला कितना है, तो क्या करेंगे, ए वाला मान पूछा गया, दिया हुआ है, पूछा गया है, नहीं दिया हुआ है, यह मान दिया है और यह भुजा का मान पूछ रहा है, तो जिसको पूछे उसका मान को ऊपर लिखना है, अनुपातिक मान को, और जो दिया हुआ है उसका अनुपातिक मान को नीचे, और यही वाला के अनुपातिक मान का जो है उसका वैल्यू से इसमें गुना कर देना है। 50 दूनी 100 मीटर, कितना आएगा ये, 100 मीटर। ऐसे भी आप देख सकते हैं, 1 का ये दुगना होता है 2, तो 50 का दुगना 100 मीटर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन आप ये याद रखेंगे ताकि किसी भी तरह का फिगर होगा, रिलेशन भी का भी मान देगा तो बहुत इजी से आप निकाल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं इस फिगर में
मान लिया जाए, ये तो समझ रहे हैं कि इसमें दोनों एंगल 45-45 का है, तो इसके सामने का भुजा ये और इसके सामने का भुजा ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब इसमें मान लीजिए कि कोई मान आपको दे रहा है, मान लिया जाए कि इसी का मान दे दिया 50 मीटर और इसका मान आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, जो मान पूछा जाए उस पर ध्यान देना है। ये वाला मान, ये भुजा का मान पूछ रहा है, तो आप करेंगे क्या, ये भुजा का अनुपातिक मान को ऊपर लिखेंगे √2, और जो भुजा का वैल्यू दिया है, जैसे 50 मीटर ये भुजा का दिया है, तो इसका अनुपातिक मान ये वाला को नीचे लिख देना है और यही 50 से मतलब वैल्यू से गुना कर देना। मतलब ये दोनों जो है, ये वैल्यू होगा, ये वैल्यू का अनुपातिक मान, मतलब वैल्यू और ये वैल्यू का अनुपातिक मान, ये हमेशा ध्यान रखना है। और जो पूछा गया मान ये है, तो कितना हो जाएगा 50√2 मीटर। बस इसकी लंबाई हो जाएगा 50√2 मीटर। नहीं समझ में आया? अब मान लीजिए कि आपको कोई ए वाला भुजा का मान दे दिया है 50 मीटर, ए वाला का पूछता है, ये तो सिंबल है, दोनों बराबर है, अतः ये 50 भी क्या होगा 50 मीटर। निकालना है तो आप निकाल सकते हैं ऐसे भी, क्योंकि जो पूछा गया है उसका मान ऊपर, दिया हुआ मान का वैल्यू अनुपातिक मान को नीचे, ऐसे गुना कर देना है। कितना आ जाएगा 50 मीटर। मतलब ये आपको लिखना है, याद रखना है, पूछा गया अनुपातिक मान बटा वैल्यू का अनुपातिक मान गुना वैल्यू, ये दोनों बिल्कुल एक होगा, ये वैल्यू होगा, इसका अनुपातिक मान होगा। चलिए ये तरीका हुआ, यही इसमें मेन चीज है निकालने का। अगर ज्यादा दिक्कत है तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लिया जाए कि इसका मान दे दिया है 100 मीटर और हमसे इसका मान पूछा जा रहा है, कितने बराबर भाग, ये वाला दिया है, ये वाला पूछ रहा है, ये वाला दिया है, ये वाला पूछ रहा है। तो करना कुछ नहीं है, सीधे आपको याद रखना है, जो पूछा जाए, ये पूछा गया है तो इसका अनुपातिक मान को ऊपर, इसका अनुपातिक मान को ऊपर, और चूंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है तो ये वाला का अनुपातिक मान नीचे, इसी से क्या कर देना है, गुना कर देना है। बस 200/√3 मीटर इसकी लंबाई होगा। अब बाई चांस कभी कभी दो भुजा का रिलेशन दे देता है, जैसे मान लिया जाए कि ये दोनों का अंतर हमको दिया हुआ है, ये दोनों का अंतर दिया हुआ है कि जैसे ये दोनों का अंतर आपको दे दे कि 20 मीटर है, तो ये भुजा की लंबाई क्या होगा, तो अंतर 20, क्या दिया है दोनों का अंतर। अब पूछा जा रहा है ये, तो जो पूछा जाए पहले उसको आप लिख लीजिए। दिया हुआ क्या है, ये दोनों का अंतर कितना होगा 1, इसका मान दे दिया 50 मीटर, तो हो गया 50 मीटर। बस यही इसमें करना है। चलिए चलते हैं आगे। एक एग्जाम्पल है कि AB एक टावर है, इसके ओर कोई व्यक्ति D से जब देखता है तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, और जब यह व्यक्ति 50 मीटर टावर की ओर चलकर आता है C स्थान पर, तो यहां पर उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है। स्वाभाविक है, यहां पर जैसी जितना इधर निकट आएगा उतना ही आंख को, नेत्र को, सर को ऊपर करके देखना होगा, तो यह एंगल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यह उन्नयन कोण कितना हो गया 45, 30 से 45। तो ये टावर का ऊंचाई क्या है, कैसे निकालें, कुछ नहीं करना है। ये वाला एंगल, ट्रायंगल को देखिए, त्रिभुज को देखिए, ये वाला बिल्कुल, अगर ये 45 है तो ये भी एंगल कितना होगा 45 होगा। तो 45 का होगा तो इसके सामने के भुजा 1 होगा, तो इसके सामने की भुजा भी 1 होगा। ये छोटा एंगल की बात कर रहे हैं क्या, लेकिन ध्यान रहे इसको थोड़ा सा इस प्रकार से हम घेर लिए, क्यों, क्योंकि पता चल जाए कि ये त्रिभुज का ये साइड का रेशियो है, ये त्रिभुज के लिए। अब अगर हम बड़ा त्रिभुज की बात करें, ये बड़ा त्रिभुज का, तो बड़ा त्रिभुज की अगर बात करें तो बड़ा त्रिभुज का ये एंगल 30 है, तो दूसरा एंगल कितना का बनेगा 60 का, कितना का बनेगा 60 का। जब ये 30 है तो पूरा 60 का, तो 30 के सामने वाली भुजा क्या होगा 1। थोड़ा सा इस ढंग से इसको चिन्हित कर लीजिएगा ताकि दोनों एंगल का जो रेशियो हो वो ही गिरा जाए। तो 30 के सामने वाला 1, तो 60 के सामने वाला √3 के सामने का भुजा यहां से यहां तक होगा, देखिए गौर से, इसके सामने की भुजा ये होगा, तो इसका मान हो जाएगा √3। इसको ऐसे लगा लीजिएगा चिन्ह। ये चिन्ह लगाने का मकसद क्या है, तो ये चिन्ह लगाने का मकसद ये है
कि ये एंगल से मैंने देखा तो इसका मान 1 है, इसका मान 1 आया, और जब बड़ा त्रिभुज की हैसियत से देखा तो ये भुजा 1 आया और यहां से यहां तक का भुजा √3 आ गया। जब भी ऐसा प्रॉब्लम होगा तो एक भुजा कॉमन होगा जिसको अनुपात के रूप में दोनों त्रिभुज से निकलेगा, छोटका से भी या बड़का से भी। वह भुजा कॉमन कौन है? बस ये है ए बी। देखो ए बी का मान इससे निकला, ये त्रिभुज से, ये त्रिभुज 1 आया, ए त्रिभुज से निकला तो कितना आया? 1 ही आया। अगर ये दोनों बराबर है तब तो सारा रेशियो मतलब सभी भुजा एक दूसरा से जुड़ कर निकलता है रेशियो के रूप में, और हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसी की तुलना में यह मान √3 होगा। तो पूछा क्या गया था? टावर की ऊंचाई। मैंने बताया क्या कि जो पूछा जाए उसको ऊपर, तो इसको पूछा जा रहा है तो इसका मान को चाहे इससे बोलो या इससे बोलो ऊपर, एक को ऊपर लिख देंगे। दूसरा बात बताए थे कि एक वैल्यू दिया हुआ होगा। वैल्यू कौन दिया हुआ है? यहां से यहां तक का दूरी 50 मीटर, तो इसी का अनुपातिक मान को यहां लिखना है नीचे, और इसे क्या कर देना है? गुना कर देना है। इसे क्या कर देना है? गुना। इसी का अनुपातिक मान यहां लिखना है। तो इसका अनुपातिक मान कैसे निकालोगे? तो गौर करो, यहां से यहां तक √3 है और यहां से यहां तक 1 है, तो यह मान क्या होगा? √3 माइनस 1, अतः √3 - 1 को यहां लिख देंगे आप। बस यही मेरा आंसर होगा। अब इसका सम कर लीजिए, परमीकरण कर लीजिए। परमीकरण करने आपको आता होगा, है ना? बहुत सिंपल है परमीकरण करना। नीचे हमेशा बड़ों का अंतर होता है, ऊपर में इसकी संयुग्मी से गुना होता है। नीचे वाला क्रिया पहले कीजिए। बड़ों का अंतर कितना होगा? 2 भागा 50 तो हो जाएगा 25, इसका संयुग्मी √3 + 1, इतना मीटर आंसर। अगर और ज्यादा जाना है तो √3 का मान रख दीजिए 1.732 और उसके बाद इसको गुना कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ऑप्शन में इतना ही रहता है। चलिए, ये था आपका। अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा सा वो चेंज कर दे, चेंज क्या कर सकता है? कहेगा कि टावर का ऊंचाई क्या होगा? टावर का ऊंचाई क्या होगा? लेकिन यह एंगल जो है आपको बदल दिया जाए, 60 डिग्री कर दिया जाए। मतलब क्वेश्चन बिल्कुल वही हो गया कि कोई व्यक्ति डी से अगर इस टावर को देखता है तो उन्हें कोण 30 डिग्री दिखाई देता है, लेकिन जब व्यक्ति 50 मीटर टावर की ओर जब आता है, टावर की ओर जब चलकर आता है सी बिंदु पर, तो यहां से यही उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 डिग्री हो जाती है। तो बताइए कि टावर का ऊंचाई क्या है, कैसे बनाएंगे? तो गौर कीजिए, मैंने जो कंसेप्ट दिया उसी पे चलना है। इस ट्रायंगल को देखिए, अगर ये 60 है तो यह एंगल कितना हो जाएगा आपको? 30 डिग्री होगा यहां से यहां तक। तो 30 के सामने वाली भुजा क्या होगा? 1 होगा, और 60 के सामने वाली भुजा √3 होगा। ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये 1 होगा और ये √3 होगा। इसको हमने घेरा लगा दिया। घेरा क्यों लगाया? ताकि याद रहे कि इस ट्रायंगल का भुजा का रेशियो हम लिए हैं, इसके हैसियत से ये मान निकाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पुनः ये बड़ा वाला ट्रायंगल में। तो बड़ा वाला ट्रायंगल में भी 3 कोण, ये 90 है, ये 30 है, तो स्वाभाविक है यह एंगल कितना का हो जाएगा? 60 का हो जाएगा। तो यह एंगल जब 60 का हो जाएगा और यह एंगल 30 का है, तो 30 के सामने वाली भुजा कितना होगा? 1 होगा। तो 60 के सामने वाली भुजा बिल्कुल यहां से यहां तक होगा। ये वाला देखो ना, देखो देखो, यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक का जो एंगल होगा कितना होगा? √3। 60 के सामने वाला क्या होता है? √3। इसको हम ऐसे लगाए, इसको भी थोड़ा सा चीज ऐसे लगा लेंगे। क्यों पता है? ताकि हमको पता चल जाए कि ये बड़ा ट्रायंगल की हैसियत से जो रेशियो निकला है, ये साइड और ये साइड का वो है। अब एक बात बताइए, चाहे इस एंगल, इस त्रिभुज से, चाहे बड़ा त्रिभुज से, किसी भुजा का आप मान देखेंगे तो समान आना चाहिए। मान लो कि कैसे कोई भी विद्यार्थी बनावे, ए बी का ऊंचाई अगर हम 50 मीटर निकाले तो आप भी 50 ही निकालेंगे ना। लेकिन यहाँ पे इस ए बी की बात करें, टावर की ऊंचाई की बात करें, इस ट्रायंगल से आपने निकाला है, इसका रेशियो तो आया है √3, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल से निकाले तो आपका रेशियो आया 1। ये उचित नहीं है। अगर इस ट्रायंगल से आप पूछिएगा कि इसकी ऊंचाई क्या है तो ये कहेगा √3, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल से पूछिएगा कि इसकी ऊंचाई क्या है तो ये कहेगा 1। क्योंकि एक ही टावर की ऊंचाई पूछ रहे हैं तो 2 टाइप का क्यों आएगा? अतः सबसे पहला काम होगा कि इसको हमको बराबर कर लेना है। तो बराबर कैसे करेंगे? बराबर कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, देखना है
कि आखिर ये बराबर कैसे होगा, किससे गुना करेंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। √3 है, अगर इसमें √3 से गुना कर दें तो क्या दोनों का मान बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन जब इसमें √3 से गुना कीजिएगा तो इसका दोस्त जो है यहां पर इसमें भी करना होगा ताकि रेशियो में कोई चेंजिंग ना आए। बात आया समझ में? बिल्कुल यही काम करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा √3। अब बताओ ये छोटा वाला ट्रायंगल से अगर इस टावर की ऊंचाई पूछा जाए तो बेचारा ये भी बोलेगा √3। ये बड़ा वाला ट्रायंगल से भी अगर ये टावर का ऊंचाई पूछा जाए तब भी ये बेचारा नॉर्मल हो चुका है, बोलेगा कि √3 ही है। बस मेरा काम हो गया। अगर ये इक्वल हो गया तो ये वाला ये तीनों का रेशियो ये निकल गया। अब जैसे क्वेश्चन करता है वैसे आप उत्तर दे दीजिए, है ना। मैंने बोला है कि जो पूछा जाए उसको ऊपर क्या पूछा जा रहा है, टावर का ऊंचाई कितना है, √3, रख दीजिए √3। उसके बाद मैंने बोला है कि देखना है कि वैल्यू कौन है, तब वैल्यू सी और डी के बीच की दूरी है ना 50 मीटर। वैल्यू से गुना करना है और यही वैल्यू का अनुपातिक मान को यहां लिखना है। तो यह अनुपातिक मान कैसे निकलेगा, तो गौर कीजिए, यहां से यहां तक का दूरी आप निकाले हैं 3, यहां से यहां तक निकाले हैं 3 और यहां से यहां तक है 1। तो ये दूरी आप निकालिएगा अगर इस रूप में तो 3 में से 1 को घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा 2। नहीं, अरे यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 1, तो यह दूरी कितना हुआ, 3 - 1 2। अतः 50 का अनुपातिक मान हुआ 2, 2 को नीचे, जो पूछा गया उसको ऊपर, जो दिया हुआ वैल्यू है उसका मान नीचे, अब वैल्यू से गुना, बस काट दीजिए। 25 दूनी 50, आपका ऊंचाई निकल आया 25√3 मीटर। बस यही हमको करना है। ये चूंकि हम समझा रहे हैं आपको इसलिए इसमें टाइम टेकन हो रहा है, लेकिन अगर 4-5 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये सब एंगल जो है दोनों केस वाला अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो बनाने में मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेगा। बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। प्यारे बच्चों, ये हाई एडिशन बहुत आसान है, हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार और आपको हम बोलेंगे कि वह जो एंगल का दोनों केस मैंने दिया है ट्रायंगल वाला, उसको आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा लें, एक दो बार बना लें और किस प्रकार से हम मान निकालते हैं उसको देख लें, तो ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर फिगर बना लेते हैं आपका आंसर झटके में निकल जाएगा। यह वीडियो पार्ट 1 आपको हम समझा दिए हैं, पार्ट 2 में हम कुछ एग्जाम्पल हम कर लेंगे, है ना। फिलहाल इसको हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल से और इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। मान लीजिए कि कोई यह प्रकाश स्तंभ है, यहां से कोई व्यक्ति सी को देखता है, यहां से सी को देखता है, तो यह जो है अवनमन को 60 डिग्री, तो भी 60 होगा, या ऐसा समझिए इसको। मान लीजिए इस टावर को स्थान सी से अगर देखता है तो इसकी एंगल 60 बनता है, और अगर ये साइड बी स्थान से अगर इस टावर को देखता है तो यह उन्हें अनुकूल कितना बनता है, 30 डिग्री का बनता है। अगर ये दोनों का बीच का दूरी 100 मीटर हो तो यह टावर का ऊंचाई क्या है, एडी का ऊंचाई क्या है, ये आपका प्रश्न है। क्वेश्चन आया समझ में? मान लीजिए कि ए बी प्रकाश स्तंभ है जिसे अगर सी स्थान से, ये मतलब यहां से देखा जाता है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है, और अगर इसके इस तरफ 20 देखा जाता है तो यह उन्नयन कोण 30 बनता है। अगर ये बीसी का दूरी 100 मीटर हो तो ये टावर का ऊंचाई क्या है। चलिए बनाते हैं। करना क्या है, पहले इस एंगल में इस त्रिभुज में देखें, इस त्रिभुज में देखा जाए तो यह कोण कितना दिखाई दे रहा है, 30, तो ऑटोमेटिक यह एंगल कितना हो जाएगा, 60। तो 30 के सामने वाली भुजा क्या होता है, 1, और 60 के सामने वाली भुजा √3। 30 के सामने वाली भुजा 1 और 60 के सामने वाली भुजा √3 बोले हैं। इसे आप इस प्रकार से चिन्हित कर लें ताकि ये पता चल जाए कि यह जो अनुपातिक मान दिया है यह ट्रायंगल दिया है, ये दोनों दोस्त है, भाई है, ये दोनों एक साथ निकला है। चलिए अब हम बात करते हैं इस त्रिभुज में। अगर इस त्रिभुज में बात करेंगे आप तो ये 60 है तो यह एंगल कितना का हो जाएगा, 30 डिग्री का। तो 30 के सामने वाली भुजा कितना होगा, 1 होगा, तो 60 के सामने वाली भुजा क्या होगा, √3 होगा। बस हो गया। अब गौर कीजिए कि एक बोले हैं कि जब दोनों से रिलेशन निकालेंगे तो एक भुजा का कॉमन
अनुपातिक निकलेगा। जैसे एडी, एडी के लिए अगर देखा जाए तो ये ट्रायंगल बोलता है कि तो ये ट्रायंगल बोलता है √3, जबकि एडी की ऊंचाई चाहे ई बोले या ई बोले सेम आना चाहिए, सेम है नहीं। अतः सबसे पहले ये दोनों को इक्वल कर लेंगे। इक्वल कैसे करें? तो ये √3 है, ये √3 है, तो ऐसा करिए कि इसमें √3 से गुना कर दीजिए। √3 से गुना कर देंगे तो इसमें भी √3 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। बस सारा रेशियो एक दूसरे से जुड़ गया। अब जो पूछा जाए उसका मान निकालिए। क्या पूछा जाता है? एडी, मतलब एडी की ऊंचाई, एडी की ऊंचाई कितना है? √3। ऊपर डाल दीजिए। वैल्यू के दिया है तो यहां से यहां तक का दूरी 100 मीटर, यहां से यहां तक का दूरी 100 मीटर। अतः यही वैल्यू का अनुपातिक मान को यहां लिखना है। तो कैसे लिखे? 3 है, आई 1 है, अगर दोनों को जोड़ दें तो ये यहां से यहां तक का दूरी निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो यही से आप भागा दे दीजिए। मतलब जो पूछा जाए उसको ऊपर और जो दिया हुआ वैल्यू है उसका अनुपातिक मान नीचे और वो वैल्यू से गुना, है ना। आपका आंसर हो गया 25√3 मीटर। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान से देखा जाए तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है समझने में तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके पुनः देख लेंगे। अगले इसका पार्ट में हम कुछ एग्जाम्पल, हम इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उसको हम करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। जब तक ढेर सारा मेरे तरफ से शुभकामनाएं।